स्वागत है आपका F2N क्राइम की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम आपको मुंबई की एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसने पूरी मुंबई को हाल फिलहाल में हिला कर रख दिया था, जो टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा है क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम सुना भी नहीं पाते, क्योंकि इस तरह की घटना को सुनाने के बाद दिल पूरी तरह से कांप जाता है। उसको सुनाने के लिए कलेजा चाहिए और वैसे भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर खबर आप तक पहुंचाते रहें। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाई जा रही है, ये सच्ची घटना है मुंबई शहर के एक इलाके मीरा रोड की। इसी इलाके की एक सोसाइटी लगती है जिसका नाम है गीता आकाशदीप अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर 4 फ्लैट थे जिनके नंबर थे 701, 702, 703 और 704। इन फ्लैट के हर कमरे में जो भी लोग रहते थे वो आपस में अच्छा मेल जोल रखते थे। अगर किसी फंक्शन वगैरह में उन्हें जाना होता था तो वो साथ ही मिलजुल कर जाया करते थे। लेकिन एक फ्लैट ऐसा था जिसमें 2 लोग ऐसे रहते थे जो बाकी रूम के लोगों से कोई संबंध नहीं रखते थे, कोई मतलब नहीं रखते थे। और वो रूम था फ्लैट नंबर 704 यानी 704। जी हाँ दोस्तों, ये फ्लैट किराए पर लिया गया था जिसका किराया था 10,000 रुपये महीना। और देखिए, जिस शख्स ने इस रूम नंबर 704 को लिया था उसका नाम था मनोज सहानी, जो कि इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से डिग्री लिए हुए था, जिसकी उम्र लगभग 56 साल थी। तो वो यहाँ पर एक महिला के साथ रह रहा था। उसने ये फ्लैट दोनों के रहने के लिए किराए पर लिया था और जिस तरह से ये रहते थे तो वहाँ सभी फ्लैट के लोगों को लगता था कि ये दोनों शायद पति पत्नी हैं। किसी को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि ये दोनों कभी किसी से कोई संबंध नहीं रखते थे, किसी से इन्हें कोई मतलब नहीं था, ना ही किसी से इनकी ज्यादा बोलचाल थी। अपार्टमेंट के हर फ्लोर पर 4-4 फ्लैट थे और ये जो 7th फ्लोर था इस पर भी 4 फ्लैट थे, जहां का ये एक कमरा भी था। तो अभी पिछले सोमवार की ही बात है जब अचानक उस फ्लैट के रहने वाले बाकी लोगों को एक बहुत ही अजीब सी बदबू आई और सबसे ज्यादा बदबू फ्लैट नंबर 704 से आ रही थी। और जो पास वाला कमरा था यानी 703, वहां के रहने वालों को बदबू ज्यादा आ रही थी क्योंकि यहाँ एक श्रीवास्तव छोटी सी फैमिली रह रही थी। और जब पहले दिन ये बदबू उनको आई तो उन्हें लगा कि शायद कोई चूहा मर गया है और यही सोचकर उन्होंने जब घर की अच्छी तरह साफ सफाई की तो ऐसा कोई चूहा या कोई ऐसी चीज उन्हें नहीं मिली। और जो बदबू थी वो भी लगातार आती रही और बढ़ती रही। वो परेशान हो गए और फिर उन्होंने फ्लैट नंबर 702 और 701 के जो पड़ोसी थे उनको जाकर बताया। उन लोगों को भी अब बदबू आने लगी और उन्होंने भी अपने घर की तलाशी ली, मगर उनके घर से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो बदबू का कारण हो। इसके बाद इन तीनों फ्लैट के लोगों ने मिलकर छत पर जाकर देखा तो वहां पर भी कोई ऐसी चीज उनको नहीं दिखी। लेकिन ये बदबू सिर्फ 7th फ्लोर तक ही सीमित थी, यानी बाकी नीचे अपार्टमेंट में जो भी लोग रह रहे थे उनको किसी को भी ये बदबू अभी तक नहीं पहुंची थी। सोमवार का दिन पूरा बीत जाता है और फिर जब अगला दिन आता है यानी मंगलवार के दिन बदबू और ज्यादा बढ़ जाती है। उस रूम के दोनों पड़ोसी परेशान हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार क्या बात है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे बदबू और ज़्यादा तेज़ आनी शुरू हो गई। और देखिए, जो 703 में सोमेश नाम का शख्स रहता था वो उस दिन अपने रूम में बैठकर न्यूज़ चैनल देख रहा था तो उसके दिमाग में अचानक दिल्ली के आफताब और श्रद्धा की कहानी ध्यान में आई। और पहले ही दिन उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बदबू आ रही है कभी किसी कमरे में किसी को मारकर फेंक दिया हो और ये लाश की बदबू हो। और ये बात उसने अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने कहा कि तेरे दिमाग में बस यही सब चलता रहता है और इसकी वजह यह है कि तू ज़्यादा न्यूज़ चैनल वगैरह देखता है। खैर, उस वक्त माँ ने ये सब कहकर उसे टाल दिया, उसने भी गौर नहीं किया और उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है, क्या पता कोई जानवर मर गया है और उसकी बदबू आ रही हो या कोई और वजह हो। लेकिन जब 3-4 दिन बीत गए तो बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और तीनों फ्लैट में रहने वाली फैमिली परेशान हो गई क्योंकि बदबू आनी कम नहीं हो रही थी। और जब देखते ही देखते अब उनको लगा कि ये बदबू 704 से बाहर आ रही है तो सोमेश नाम के शख्स ने वहां जाकर देखा तो उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था
जो नहीं खुल पाया। थोड़ी देर तक वो वहीं खड़ा रहा और दरवाजे की बेल उसने बजानी शुरू कर दी। उसको लगा कि शायद कोई अंदर होगा तो गेट खोलने जरूर आएगा, लेकिन जब ज्यादा देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उसका माथा खटक गया और उसको वही सब ध्यान में आता रहा कि कहीं सच में आफताब और श्रद्धा वाला मामला ना हो। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने कुछ ऐसा देखा कि जहां से इतनी बदबू आ रही थी उसी दरवाजे के हैंडल से परफ्यूम की खुशबू आने लगी। तो उसको लगा कि अब अंदर जरूर कोई रूम फ्रेशनर डाल रहा है जिसकी खुशबू बाहर आने लगी है। तो उसे और शक होने लगा। वो सोचता है अभी कुछ देर पहले ही मैं यहाँ आया था, तब तक सिर्फ बदबू आ रही थी, मगर अचानक अभी रूम फ्रेशनर की खुशबू कैसे आने लगी। इसका मतलब जरूर यहाँ कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, अंदर जाकर देखना चाहिए। और जब वो जोर जोर से दरवाजा पीटता है तो थोड़ी ही देर के बाद अंदर से एक शख्स दरवाजा खोलता है। वो उससे कहता है कि देखिए बहुत तेज बदबू आ रही है, आपको भी आ ही रही होगी। वो शख्स कहता है हाँ मैं चेक करता हूँ, शायद कोई जानवर चूहा वगैरह मर गया होगा। बस इतना कहकर वो व्यक्ति जिसका नाम था मनोज वहां से ये बोलकर वो चला जाता है। ठीक है, मैं शाम को आकर यहाँ देख लूंगा क्योंकि मेरी अभी एक इमरजेंसी मीटिंग है, मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ। तो सुमेश भी उसकी बात सुनकर वापस अपने रूम पर आ गया, लेकिन उसे क्योंकि तेज बदबू भी अब तक आ रही थी तो उसे लगा कमरे के अंदर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। लेकिन ये शख्स इतने आराम से अंदर कैसे रह रहा था और वो इतनी आसानी से ये बात कहकर भी चला गया कि शाम को आऊँगा तो चेक कर लूँगा, आखिर वजह क्या हो सकती है। और यही सोचकर और यही बताने के लिए वो नीचे सोसाइटी वालों के पास पहुँचता है। सुमेश ने बाकी लोगों से कहा कि ऐसे ऐसे हमारे 701, 702, 703 में काफ़ी ज़्यादा भयंकर बदबू आ रही है। 2-3 दिन हो गए हैं, पूरा घर चेक कर लिया लेकिन कहीं कोई कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिली। और जब 704 रूम नंबर से बदबू आ रही थी तो मैं उसके दरवाजे तक पहुंचा था चेक करने के लिए, लेकिन अचानक वहां से रूम फ्रेशनर की खुशबू आने लगी। तो मुझे शक है कि उस कमरे में कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, क्योंकि मैंने श्रद्धा और आफताब की पूरी कहानी पढ़ी है और सुना भी है, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और बस ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और क्योंकि उस सोसाइटी के लोगों को भी श्रद्धा और आफताब की कहानी मालूम थी, इसलिए उन्होंने भी ये सोचकर तुरंत पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और जैसा मंजर वहां उन्होंने देखा तो पुलिस को भी लगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और जब वो उस फ्लैट के पड़ोसियों को साथ लेकर 704 रूम में अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहां ताला लगा हुआ है, लेकिन पुलिस ने वहां के पड़ोसियों को गवाह बनाते हुए रूम का ताला तोड़ दिया। और ताला तोड़कर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर से बहुत ही भयंकर बदबू आनी शुरू हो गई। और अब लोगों को यकीन हो गया कि बदबू की जो जड़ है वो इसी कमरे में है, अगर कुछ हुआ है तो इसी कमरे में हुआ है। और देखिए बदबू इस कदर रूम के अंदर फैली हुई थी कि वहां के 3-4 लोगों को उसी वक्त उल्टी होनी शुरू हो गई। उन लोगों का बुरा हाल हो गया। लेकिन जैसे तैसे भी पुलिस रूम में दाखिल होती है तो जिन जिन लोगों के दिमाग में श्रद्धा आफताब की कहानी चल रही थी उन्होंने उसी को सोचते हुए सबसे पहले फ्रिज खोलकर देखा, लेकिन फ्रिज में कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ वही रोजमर्रा का जरूरी सामान रखा हुआ था। और बेडरूम में जाकर देखा तो बेडरूम भी पूरा साफ था, कहीं पर कोई खून के निशान भी नहीं थे। और जैसे तैसे बाकी रूम भी उन्होंने छानबीन करे तो कोई चीज उन्हें ऐसी यहाँ से नहीं मिली, लेकिन बदबू आनी कम नहीं हो रही थी। बदबू का कारण अभी तक किसी को पता नहीं लग पाया था। अब ढूंढते ढूंढते जब पुलिस किचन की तरफ बढ़ती है और साथ में वो व्यक्ति सुमेश किचन में जाता है तो उन लोगों ने किचन की हर एक चीज को खोल खोल कर गौर से देखना शुरू किया। तो वहीं पर उन्हें किचन के फर्श पर 2 प्लास्टिक की बाल्टी और एक टब रखा हुआ दिखाई दिया जिसमें पानी भरा हुआ था। और बाल्टी में कुछ टुकड़े भी थे जिसकी वजह से पानी का रंग थोड़ा बदला हुआ था। तो लोगों को लगा कि ये टुकड़े कैसे हैं, क्योंकि शुरुआत में देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मांस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनका पानी में डालने के बाद पानी का रंग बदल जाता है, थोड़ा पीला पीला और लाल लाल सा हो जाता है। और इसके बाद जब उन्होंने और चीजों को ध्यान से देखना शुरू किया तो किचन में रखे हुए स्टोव के ऊपर एक तवा रखा हुआ था और जहां तवा रखा हुआ था वहां स्टील के 2 चम्मच भी रखे हुए थे। और जब लोगों ने उस तवे को ध्यान से देखा तो तवे पर भी कुछ मांस के टुकड़े रखे हुए थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको भूना गया हो, रोस्ट किया गया हो। और जब चम्मच को ध्यान से देखा तो चम्मच पर भी मांस के छोटे छोटे टुकड़े फंसे हुए थे, क्योंकि उस चम्मच से अगर कुछ बनाया होगा
तो उससे मिक्स किया होगा। अब देखिए पुलिस को और लोगों को यहाँ से डाउट होने लगा, लेकिन बात ये भी थी कि अभी तक यहाँ समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये मांस के टुकड़े किस तरह के हैं, कैसे हैं और किसके हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे थे। अभी ठीक से अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था। मगर जो पानी से भरा हुआ टब वहां पर रखा हुआ था, उसमें पुलिस को एक इंसानी पैर जैसी चीज दिखाई दी, लेकिन उसका रंग बदला हुआ था तो ठीक से समझ नहीं आया। फिर इसके बाद जब पुलिस ने किचन में रखे हुए कुकर को चेक किया तो उसके अंदर भी उनको मांस के कुछ टुकड़े मिले जो उबले हुए थे। अब जाकर सबको यकीन हो गया कि आखिरकार मामला क्या है, और वो सुमेश जो पहले से ही इस पर शक कर रहा था उसे भी यकीन हो गया। यहाँ से ये मामला बहुत गंभीर रूप से नजर आने लगा। फिर पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को फोन किया और वहाँ 704 में बुला लिया। इस दौरान घर की दोबारा से तलाशी ली गई तो उन्होंने देखा कि बेडरूम के एक कोने में किसी औरत के सर की कटी हुई चोटी वहां पर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि किसी ने औरत की पूरी चोटी ही जड़ से काट रखी है। जिसे देखकर ये अंदाजा हो गया, जो भी वो लोग किचन से देखकर आए हैं, जो भी वो टुकड़े थे, अब ये साफ जाहिर हो गया था कि ये किसी महिला की लाश के टुकड़े हैं। लेकिन अब उस रूम में रहने वाला वो व्यक्ति मनोज सोसाइटी में आ चुका है और वो इस बात से बेखबर है कि उसके रूम पर पुलिस है और बाकी लोगों का जमघटा लगा हुआ था। वो बिल्कुल लापरवाह होकर अपने रूम की तरफ आ रहा है, लेकिन उससे पहले ही उसकी नजर अचानक पुलिस की गाड़ियों पर पड़ जाती है और उसे 704 रूम नंबर से कुछ हलचल सुनाई देती है, कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। तो वो वापस वहां से मुंह छुपाकर भागने लगता है। वो समझ जाता है जरूर उसके रूम में कुछ हुआ है, लेकिन वहां के जो सोसाइटी गार्ड हैं वो समझ जाते हैं, उसको पहचान लेते हैं, क्योंकि वो सब उसको जानते थे। ये बात उस पूरी सोसाइटी में फैल चुकी थी कि 704 रूम नंबर में पुलिस आई हुई है, जहां ये मनोज नाम का शख्स रहता है और यही मनोज इस सोसाइटी से पुलिस को देखकर भाग रहा था। तो तुरंत सोसाइटी में रहने वाले लोग उसे दबोच लेते हैं और जैसे ही शोर शराबा होता है तो ऊपर तक पुलिस को भी आवाज पहुंच जाती है और पुलिस की टीम तुरंत नीचे आकर मनोज को अपने साथ लेकर ऊपर पहुंचती है उस फ्लैट तक। और जब उसको सारी चीजें दिखाई जाती हैं तो वो घबरा जाता है, उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक और चीज दीवार पर दिखाई देती है। व्हाइट बोर्ड टंगा हुआ था, उनको दिखता है, जिस पर मैथ के कुछ सवाल लिखे हुए थे। हालांकि ये सारी चीजें पुलिस की नजर में आ चुकी थी, मगर अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार रूम में जो हुआ है वो क्या माजरा है, क्योंकि उस घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, एक मनोज और एक वो महिला सरस्वती, जिनको सोसाइटी के लोग पति पत्नी मानते थे। तो अब पुलिस के हाथ मनोज आ जाता है और पुलिस उस फ्लैट से सभी सोसाइटी के लोगों को बाहर कर देती है। अब मौका वारदात पर सिर्फ मनोज और पुलिस वहां मौजूद होते हैं। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, उस घर की हर एक चीज को उठाकर फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है ताकि उन चीजों की जांच की जा सके। और इधर मनोज से सख्ती से पूछताछ की जा रही थी। तो तब जाकर मनोज ने बोलना शुरू किया। उसने पहले तो कुछ सच्ची और झूठी कहानियां पुलिस को बताई। उसने कहा कि मैं यहाँ सरस्वती वैद नाम की एक महिला के साथ रह रहा था, जिसकी उम्र लगभग 34 साल है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अक्सर हमारे बीच झगड़ा भी होता रहता था। वो थोड़ी शक की मिजाज की थी, उसको लगता था कि मेरा किसी और के साथ अफेयर है और इसी बात पर अक्सर हमारा झगड़ा हो जाता था। इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। यानी इस तरह की कहानी उसने पुलिस को सुनाई। तो पुलिस ने कहा कि अच्छा, तुमने मारा नहीं है, उसने खुदकुशी की है। तो वो बोलता है कि हाँ, ये सच है। तब पुलिस कहती है कि चलो, अगर उसने खुदकुशी की तो उसकी लाश के टुकड़े किसने किए? तो वो बताता है कि ये मैंने ही किए। पुलिस उससे कहती है कि अगर तुम्हारा उसकी मौत में कोई रोल नहीं है तो तुमने ये सब क्यों किया? तब वो बताता है कि उसकी मौत के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो खुदकुशी कर चुकी है, उसने जहर पी लिया है। ये सब देखकर मैं डर गया कि कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार मुझे ही ना मान लिया जाए और पुलिस मुझे अंदर न कर दे। इसलिए मेरे लिए ये दिक्कत थी कि लाश को ठिकाने कहाँ लगाऊं, क्या करूं, जबकि आफताब और श्रद्धा की कहानी मैं भी जानता था, क्योंकि मैं 7th फ्लोर पर रहता हूं और इतनी ऊपर से लाश को नीचे लाना फिर ले जाकर फेंकना ये मैं कर नहीं सकता था। इसलिए मुझे आफताब की कहानी याद आई और मैंने ये तय कर लिया कि मैं लाश के टुकड़े करूंगा। और यही करने के लिए मैं मार्केट से कट्टा और कुछ हथियार काटने के लिए घर लाया, जिसमें एक टाइल कटर भी था, एक हथौड़ा था और 200 वोल्ट का एक वुड कटर, साथ में नीलगिरी तेल की 5 छोटी बोतलें, साथ में प्लास्टिक की बाल्टी और टब। ये सारी चीजें वो लेकर आया
और उसने कहा कि अब लाश के टुकड़ों का क्या करना है। तो उसने लाश को काटना शुरू किया। उसके बाद उसने सोचा कि टुकड़े तो कर दिए हैं, लेकिन अब इनमें से बदबू आएगी, इसलिए मैंने उनको थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में प्रेशर कुकर में उबालना शुरू किया। और जो जो टुकड़ा उबल रहा था उसके बाद मैं उस टुकड़े को तवे पर भून रहा था ताकि बदबू ना आए। और बाकी जो उबले हुए पार्ट्स थे उनको मैं बाल्टी और टब में रखता था। फिर उसने बताया जो उबले हुए और भुने हुए टुकड़े थे उनको कई बार प्लास्टिक की थैली में रखकर मैं बाहर निकलता था और बाहर ले जाकर स्ट्रीट डॉग के सामने मैं फेंक दिया करता था। कत्ल तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ टुकड़े जरूर किए हैं। ये कहानी उसने बताई तो पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की, उसको कोर्ट में लेकर गए और उसके बाद पुलिस हिरासत में उसे रखा गया। इसके बाद उससे दोबारा नए सिरे से पूछताछ की गई और अब मनोज धीरे धीरे झूठ से थोड़ा थोड़ा बाहर आया और सच बताना उसने शुरू किया। अब वो कुछ और कहानी पुलिस को सुनाता है और वो कहानी ये थी कि मनोज सहानी अहमदनगर का रहने वाला था। इसने इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से ITI की पढ़ाई की थी। फाइनेंशियली इसकी हालत ठीक थी, परिवार भी ठीक था, लेकिन करीब 10-15 साल पहले उसके माँ और बाप दोनों की मौत हो जाती है। तो बोरीवली में उसका अपना फ्लैट था और इस फ्लैट में ये अकेला रहा करता था और उसी बोरीवली इलाके में एक राशन की दुकान पर इसने नौकरी करना शुरू किया। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया तो इसका अचानक एक बड़ा एक्सीडेंट होता है और ये हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां उसको ब्लड चढ़ाया गया। और जब वो एक्सीडेंट से ठीक होकर उठा तो बाद में वो फिर बीमार पड़ा। उसने डॉक्टर को दिखाया तो उसके कुछ टेस्ट कराए गए और टेस्ट कराने के बाद उसने बताया कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। ये शायद उस एक्सीडेंट के दौरान मुझे चढ़ाए हुए ब्लड से हुआ। और वो इस चीज़ की दवा भी खा रहा था और राशन की दुकान में वो नौकरी करता था। उसके केवल उसे 5,000 रुपए महीना मिलते थे। उसका हालांकि अपना फ्लैट था, लेकिन अपने फ्लैट को उसने कुछ समय बाद 35,000 रुपए किराए पर चढ़ा दिया और वहां से फ्लैट छोड़कर दूसरी जगह यानी मीरापुर पहुंच जाता है। और मीरा रोड के इस गीता आकाशदीप अपार्टमेंट के फ्लैट पर 2 कमरे का रूम किराए पर उसने लिया, जिसका किराया था 10,000 रुपए और अब ये यहीं पर रहने लगा। इसके अलावा उसका कहना है कि 2008 में जब वो राशन की दुकान पर लगा हुआ था तब वहाँ एक लड़की आई थी जो अहमदनगर की ही रहने वाली थी। क्योंकि एक ही इलाके के दोनों रहने वाले थे तो धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। वो रोजाना इसके राशन की दुकान से सामान लेने आती थी और बातचीत करके कैसे इनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती के बाद प्यार हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। और वो लड़की जिसका नाम था सरस्वती, अब से 15 साल पहले यानी 2008 में उसकी उम्र होगी 19 साल, जबकि मनोज अभी 56 साल का है, तो वो उस समय करीब 29 साल का होगा। जिस तरह इन दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार हुआ। और ये जो सरस्वती थी जिससे इसको प्यार हुआ, ये 5 बहनें थीं जो अहमदनगर की रहने वाली थीं, लेकिन उनके माँ बाप अलग रहते थे, उनका तलाक हो चुका था और ये 5 लड़कियां माँ के साथ रहती थीं। और माँ की मौत के बाद अब 5 बहनें वहीं अहमदनगर के अनाथ आश्रम में जाकर रहने लगती हैं। इसके बाद 2008 में सरस्वती अपने शहर को छोड़कर मुंबई आ जाती है और मुंबई के बोरीवली इलाके में वो मनोज से टकराई। और जब उसको मनोज से प्यार हुआ तो मनोज उसको अपने साथ मीरा रोड उसी किराए के फ्लैट में लेकर आ गया और ये दोनों एक साथ रहने लगे। मनोज अब भी नौकरी करता था और 35,000 रुपए उसका फ्लैट किराए पर चल रहा था, यानी अच्छा खासा महीना भर का वो कमा रहा था। ठीक ठाक उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन उसने कहा कि अभी पिछले महीने ही मैंने 29 मई को ऐसा हुआ कि जिस राशन की दुकान में वो नौकरी करता था उस दुकान का लाइसेंस खत्म हो गया, तो राशन की दुकान बंद हो गई और अब वो बेरोजगार हो गया। इसके बाद उसने बताया कि तब से ही मेरा सरस्वती के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और सरस्वती को ये भी डाउट था कि मैं जब भी घर में लेट आता था तो उसे लगता था कि शायद मेरा किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। और साथ ही उसने ये भी बताया कि जब दोनों एक साथ रह रहे थे तो उन्होंने साथ रहते हुए ये फैसला किया कि अब हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन परेशानी ये थी कि दोनों की उम्र में बहुत हद तक फासला था। वो 56 साल का था और ये सिर्फ 34 साल की थी। लेकिन फिर भी एक साथ रहने के लिए इन दोनों ने कहा कि हम मंदिर में जाकर गुपचुप तरीके से शादी कर लेंगे। और आखिरकार इन्होंने शादी कर ली और इस शादी की खबर सिर्फ सरस्वती की 4 बहनों को थी
और किसी को नहीं। लेकिन इसी दौरान जब ये सरस्वती उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी तो बीच बीच में वो उस अहमदनगर अनाथ आश्रम में अपनी बहनों से मिलने भी जाया करती थी और बाकी बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए वो बहुत सारा सामान लेकर जाती थी। क्योंकि मनोज के पास अपनी एक कार थी तो वो उसी कार में ही बैठकर जाया करती थी और जब भी उससे वहाँ कोई पूछता था तो वो मनोज को अपना मामा कहकर लोगों से मिलाया करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसकी उम्र देखकर क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। कहीं वो ये ना सोचें कि इस लड़की ने इस इंसान से पैसों के लिए शादी की है। ये सब कुछ उसके माइंड में चल रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी में ये 29 मई की सबसे पहली कहानी कि वो बेरोजगार हो गया और दूसरी कहानी ये कि वो शक की बिना पर था, उसकी बीवी उस पर शक करने लगी थी। तो मनोज का कहना है कि सरस्वती जब अनाथ आश्रम से मुंबई आई तो वो पढ़ना चाहती थी। उसने उस वक्त 10वीं का एग्जाम दिया था लेकिन वो फेल हो गई थी। तो उसने कहा कि मैं दोबारा से पढ़ूंगी और मनोज क्योंकि अच्छा खासा पढ़ा हुआ था तो उसने भी कह दिया कि ठीक है, तुम 10वीं के पेपर दोबारा दे दो। जबकि ट्यूशन उसे वो खुद ही देता था, मैथ उसको पढ़ाता था, इसलिए घर में एक दीवार पर उसने वो बोर्ड लगाया था जिस पर मैथ के सवाल अंकित थे, जो पुलिस को सबसे पहले दिखाई दिया था। मनोज का कहना था कि अब कुल मिलाकर हमने शादी कर ली थी, हम दोनों लिव इन में नहीं बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में थे। लेकिन सरस्वती थोड़ी शक्की थी, मैं बेरोजगार हो चुका था, पैसे की किल्लत हो रही थी, तो अब जाकर हमारा बहुत झगड़ा हो रहा था और इसी झगड़े की वजह से उसने खुदकुशी कर ली, जहर पी लिया। लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, अब भी तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सरस्वती की मौत जहर पीने से नहीं बल्कि चाकू लगने से हुई है। तो फिर उसने दोबारा एक और स्टेटमेंट दिया, यानी वो मिनटों सेकंडों में अपना बयान बदल रहा था, पुलिस को गुमराह कर रहा था। उसकी सिर्फ एक बात नहीं थी, जबकि पुलिस इस कोशिश में लगी हुई थी कि सरस्वती के कत्ल के मकसद को पता किया जाए कि आखिरकार उसको मारने के पीछे का मकसद क्या है। और दूसरी चीज ये थी कि ये कत्ल है या सुसाइड, पुलिस ये साबित कैसे करे, अभी उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जबकि मनोज का बस यही कहना है कि उसने जहर खाया है इसलिए उसकी मौत हुई, मगर पुलिस को पता है क्योंकि उसकी मौत चाकू लगने से हुई है। और चिंता की बात यह है कि ये दोनों चीजें साबित कैसे हों। अगर सरस्वती ने खुदकुशी की और जहर खाया है तो ये आराम से मेडिकल रिपोर्ट से पता चल सकता है कि उसके पेट में जहर पहुंचा है या नहीं, और यदि उसको चाकू से मारा गया है तो उसके जिस्म के घाव से ये पता चल जाएगा कि उसकी मौत चाकू लगने से हुई है। पुलिस के लिए ये अभी तक बहुत अजीब केस बना हुआ था और पुलिस इसी फिराक में है कि केस का खुलासा कैसे किया जाए, उसकी वजह कैसे जानी जाए। जबकि सरस्वती की लाश के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं और इतना ही नहीं बल्कि उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला जा चुका है, तवे पर भूना जा चुका है। अब ऐसे में पेट की थैली का वो हिस्सा सलामत है या नहीं जिसमें जहर गया है, ये कैसे बताया जाए, क्योंकि उस टुकड़े का भी मिलना कोई आसान बात नहीं है जहां पर सीधा चाकू से वार किया गया हो, क्योंकि हर एक टुकड़े का तो यहाँ बुरा हाल हो चुका था। इसलिए कुल मिलाकर शायद मनोज को तो ये पता है कि अगर मौत की वजह साबित नहीं हो पाई तो वो आसानी से बच जाएगा, और उसे लगता है कि शायद वो आफताब से भी गहरी सोच रखता है, उसने उससे भी आगे का कदम बढ़ाया है। इसलिए अभी तक पुलिस और रिपोर्टर्स का यही कहना है कि ये बहुत शातिर है, इसे मालूम है कि अगर ये जो भी बयान पुलिस के सामने देगा तो वो अदालत में मान्य नहीं होगा। इसलिए उसके बयान के आधार पर उससे सच उगलवाना और वो सबूत हासिल करना जिससे कि ये साबित किया जा सके कि सरस्वती की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है और ये कत्ल मनोज ने किया है। उसके लिए फॉरेंसिक एविडेंस की ज़रूरत है। तो जैसा कि हमने बताया कि चाकू के घाव दिखना या उस हिस्से का मिलना जहां पर चाकू से वार किया गया वो बहुत मुश्किल है, उसका कुछ पता ही नहीं। इसलिए अगर ये चीज़ें पुलिस के हाथ अभी तक ना लगें और आगे चलकर वो कोर्ट में खड़ा होकर ये कहे कि सरस्वती ने खुदकुशी की तो शायद ये खुदकुशी का ही मामला बन जाएगा और वो आसानी से बच भी जाएगा। इसलिए मुंबई पुलिस के सामने ये बहुत अजीब सा केस है जिसमें कातिल उनके सामने है। मरने वाले की लाश भी मिल चुकी है जिसमें ये भी पता चल चुका है कि वो मरने वाले की लाश एक महिला की है और सरस्वती की जो बहनें हैं उनका डीएनए सैंपल भी लिया जा चुका है। लेकिन ये कत्ल है या खुदकुशी, इसको साबित करना सिर्फ पुलिस के हाथ में है। अभी तक फिलहाल ये अजीब केस ही बना हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उलझी हुई हैं और ये केस अभी भी आईने की तरह साफ नहीं है, क्योंकि मकसद और मौत जब तक साबित नहीं होंगे
तब तक केस उलझा ही रहेगा, एक पहेली ही बना रहेगा। लेकिन आगे जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हमें रिपोर्ट्स मिलेगी, हम उसके बारे में आपको ज़रूर बता देंगे। ये थी आज की अजीबोगरीब कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, और आपका कोई सुझाव हो तो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आगे भी आप क्राइम की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।